नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। रूस में हुई पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बैठक। पीएम बोले आपसे विश्वास और सम्मान जरूरी, तो चीन ने कहा एक दूसरे के साथ मिलकर करना चाहिए काम। चुनावी माहौल के बीच गठबंधन में कांग्रेस हुई लाचार। यूपी में अखिलेश यादव ने नहीं दिया साथ, महाराष्ट्र में भी नहीं हो सका आंकड़ा 100 के पार। वायनाड में प्रियंका गांधी के नामांकन से खड़गे दिखे आउट। झांकने का वीडियो हुआ वायरल तो बीजेपी ने लिए मजे, बता दिया दलितों का अपमान। दिल्ली में यमुना प्रदूषण पर अनोखा अभियान। बीजेपी नेताओं ने यमुना किनारे लगाया 2 सिंहासन, कहा केजरी आए और डुबकी लगाए। 25 और 26 अक्टूबर को मथुरा में संघ की बड़ी बैठक। मोहन भागवत समेत कई नेता होंगे शामिल। बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। रूस के कजान में हुई ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इस दौरान बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए। तो जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को सही तरीके से संभालना चाहिए। हमें अपने विकास के सपनों को साकार करने के लिए कम्युनिकेशन और आपसी सहयोग को मजबूत करना चाहिए। भारत और चीन को संबंध स्थिर बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। दोनों नेताओं में बात हुई है, काफी चर्चा का विषय बना ये मुलाकात। देखिए, बातचीत तो हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2 टूक कहा कि रिश्ते तभी सुधरेंगे जब बॉर्डर पे शांति होगी, अदरवाइज कोई भी बदलाव भारत के रुख में नहीं होने वाला है। क्या बदलाव है? प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या किया है? करीब 300 से ज़्यादा ऐप जिससे बहुत कमाई हो रही थी चीन की, उसको बैन कर रखा है। हिंदुस्तान के जितने भी सरकारी ठेके हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेलवे का हो, सॉफ्टवेयर का हो, हार्डवेयर का हो, आईटी का क्षेत्र हो, किसी भी सरकारी न पोर्ट बना सकते, न सड़क बना सकते, उसमें किसी भी चाइनीज कंपनी या चाइनीज सरकार से जुड़ी हुई चीज़ों को इसमें शामिल होने नहीं दिया जाएगा। ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने करके चीन को एक आईना दिखाया था और उसका ही नतीजा है कि बॉर्डर के ऊपर चीन दादागिरी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां भी इसे सफलता नहीं मिली। अब एक बात समझने की यह है कि चीन को हिंदुस्तान की ज्यादा जरूरत है, भारत को चीन की ज्यादा जरूरत नहीं है। कारण 2-3 है। एक, चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, लेकिन आप चीजें तो पैदा करोगे, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट अगर आपके लिए बंद होगा तो फिर आप अपने माल को बेचोगे कहाँ? तो एक तो वो, और आप देखिए दिवाली का समय है, यूपी की सरकार थी तो दिया भी चीन से आता था। लक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति, वो भी चाइनीज होते थे। पता नहीं कैसे कैसे आंख बना करके भेज दिया करते थे, क्योंकि हिंदुस्तान में उसको बढ़ावा नहीं दिया गया। अब ये सारी चाइनीज लाइट्स हों, दिवाली का सारा सामान अब हिंदुस्तान में बनता है, बाहर से आना बिल्कुल बंद हो गया, पटाखे वगैरह सब बंद हो गए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत बड़ी जीत है कि आपने पेशेंस रखकर चीन को चीन के ही खेल में पराजित किया और आज स्थिति ये है कि चीन को वापस अपने सेनाओं को लेके जाना पड़ रहा है। जी, वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल सहयोगी दल कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा सीटें देते नहीं दिख रहे। यही वजह है कि कांग्रेस को यूपी, महाराष्ट्र और झारखंड में जहर का घूंट पीकर सीटों पर समझौता करना पड़ रहा है। सीट शेयरिंग में महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और झारखंड तक में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को ही लगा है। उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की उम्मीद में बैठी कांग्रेस खाली हाथ रह गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी के बीच बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बनी है। कांग्रेस महाराष्ट्र में 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी है, जबकि झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव से कम सीटों पर उसे लड़ना पड़ रहा है।
सवाल ये है कि कैसी मजबूरी है जिसने कांग्रेस की ये हालत कर दी है। क्या लग रहा है क्यों कांग्रेस की ये हालत कैसे? देखिए, राहुल गांधी इसकी मेन वजह है। राहुल गांधी कंफ्यूज्ड है। उनको लगता है कि वो कांग्रेस के लीडर नहीं, वो इंडी गठबंधन के लीडर है। हरियाणा में जो हार हुई उससे इतना ज्यादा ये लोग नर्वस हो गए हैं कि आप सबसे बड़ी पार्टी थे महाराष्ट्र के अंदर। आपने बीजेपी को दूर करने के लिए उद्धव ठाकरे को अपने साथ आपने मिलाया और आज आपकी स्थिति ये है कि महाराष्ट्र में कांग्रेसी ही थू थू कर रहे हैं कि ये क्या कर लिया। 85 के ऊपर आप एग्रीमेंट करते हो और उसके बाद ये आंकड़ा जो है वो 100 के पार जाता दिख नहीं रहा किसी भी कीमत पे। और यही हाल झारखंड में रहा, लेकिन सबसे बुरा हाल तो उत्तर प्रदेश में है, जहां यूनिलैटरली अखिलेश यादव ने तमाम सीटों के ऊपर यह घोषणा कर दी कि हर सीट पे साइकिल छाप भी चलेगा। यह हाथ छाप वो भाषण देने के लिए है ना, अभय मुद्रा वो पार्लियामेंट के अंदर भाषण देने के लिए बच गया है। जनता को वोट देने के लिए उत्तर प्रदेश में वो ढूंढते रह जाएंगे कि कहां पे हाथ है। तो अभय मुद्रा यूपी के ईवीएम से गायब हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक इस चीज को समझ नहीं पा रही है कि आपने झारखंड में, महाराष्ट्र में बैकफुट पे जाकर कॉम्प्रोमाइज करके कांग्रेस का नुकसान किया है। और यही वजह है कि अभी अखिलेश यादव, आगे तेजस्वी यादव, बाकी तमाम जो पार्टनर्स हैं इंडी गठबंधन में, वो कांग्रेस पार्टी को ऐसे ही चूसते रहेंगे। वीक लीडरशिप कभी भी राजनीति में मंजूर नहीं होता है। जी, इस खबर में बात दरवाजे से झांकते मल्लिकार्जुन खड़गे की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। वो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी हैं। नॉमिनेशन के लिए भव्य तैयारियां भी की गई। कांग्रेस के सभी दिग्गज और राष्ट्रीय स्तर के सीनियर नेता भी शामिल हुए, लेकिन इस दौरान एक वीडियो सामने आया है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे नॉमिनेशन के दौरान गेट के बाहर से झांकते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें अंदर एंट्री नहीं दी गई। बीजेपी अब इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। उन्होंने कहा है कि खड़गे को नामांकन प्रक्रिया से बाहर इसलिए रखा गया क्योंकि वो दलित है। दलितों का अपमान कर रही है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी ने आरोप तो लगाया है, लेकिन ये वीडियो क्या है? देखिए, ये वीडियो नामांकन के समय का है और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने ही ये मौका दिया है कि आपके अध्यक्ष के ऊपर ऐसा प्रहार करे जो ना सिर्फ शर्मनाक है, मजाक का विषय है, बल्कि वो इस बात को साबित भी करता है कि कांग्रेस पार्टी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ गांधी परिवार। मालिक है राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, और वहां जितने लोग काम करने वाले लोग हैं ये सब दास हैं, नौकर की स्थिति है इनकी। और इसलिए पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, वो बाहर से ताक झांक कर रहा है। ये तो वीडियो है, तो कोई ये भी नहीं, कांग्रेस वाले भी नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं वीडियो नकली है, वीडियो असली है। क्या हुआ इसको समझ लीजिए। दरअसल जब भी आप नॉमिनेशन के लिए कोई उम्मीदवार जाता है, मैक्सिमम नंबर 5 ही उस कमरे में जा सकते हैं। अब 5 अंदर जाएंगे तो बाकी बाहर रहेंगे। तो 5 कौन गए सबसे पहले? सबसे पहले ये 5 लोग जिसका लिस्ट लेकर के प्रियंका वाड्रा गई, उसमें अपने पति, अपने बेटे, खुद ये हो गए 3, राहुल गांधी और सोनिया गांधी हो गए 5। बाकी लोगों की जगह नहीं, तो वो ताका झाकी कर रहे थे। फोटो भी खिंचवाना है कि प्रियंका वाड्रा को नॉमिनेशन करवाने के लिए वो गए और कहीं तस्वीर नहीं आएगी तो किसी अक्लमंद व्यक्ति ने कहा होगा कि तो मेजर इशू हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वाड्रा साहब और प्रियंका वाड्रा के जो बेटे हैं वो बाहर निकलते हैं, फिर 2 लोग आते हैं, राहुल गांधी भी बाहर जाते हैं, तो फिर खड़गे भी आते हैं, फिर वेणुगोपाल भी आते हैं, तब जाकर के ये पिक्चर क्लियर हुआ। लेकिन एज ए प्रेसिडेंट उनको तो सबसे पहले प्रियंका वाड्रा के बगल में बिठाना था। बाकी लोगों को चेंज आप करते रहते, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। ये प्रॉब्लम ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है।
आपकी बेवकूफ़ी की वजह से ये सारा चीज़ हुआ है। ये सारे लोगों को मालूम है, सिर्फ 5 लोग जाएंगे। तो जिन लोगों ने प्लान किया था उनको मल्लिकार्जुन को वहाँ लेकर के जाना ही नहीं था। और अगर वहाँ नहीं होते, वो यहाँ पे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन महाराष्ट्र के ऊपर कोई मीटिंग कर रहे होते तो बात बिगड़ती नहीं। लेकिन चूंकि आपने मौका दिया है तो भारतीय जनता पार्टी इस मौके को गंवाई नहीं। जी, और अब बात यमुना पर जारी सियासत की। दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर राजनीति जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर भी देखा जा रहा है। इन सब के बीच दिल्ली बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदूषण के मुद्दे पर अपना विरोध जताने के लिए यमुना नदी में डुबकी तक लगा दी। बीजेपी ने यमुना नदी के किनारे इंतजार करते हुए मुख्यमंत्री आतिशी और अरविंद केजरीवाल को नदी की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए चुनौती भी दी है। वहीं वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमने रेड कार्पेट इसलिए लगाया है क्योंकि शीश महल में रहने वाले लोगों को रेड कार्पेट की आदत हो जाती है, क्योंकि वे शाही लोग हैं। हमने 2 कुर्सियां भी लगाई हैं क्योंकि ये परंपरा आतिशी ने ही शुरू की थी, इसलिए अगर वे आती हैं तो उन्हें 2 कुर्सियों की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही अनोखा प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी। देखिए, नौटंकीबाज लोगों के साथ नौटंकी ही करने की आवश्यकता होती है। अब वहां पे सजा हुआ है, मीडिया वाले जा रहे हैं, देख रहे हैं, 2 कुर्सी लगा दी गई, रेड कारपेट लगा दिया गया है और सोशल मीडिया पे प्रचार चल रहा है केजरीवाल के पुराने बयानों का, जिसमें वो कई बार और बार बार, कभी 2015 में, कभी 2016 में, 2018 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, हर बार वो कहते आ रहे कि मैं 2 साल के अंदर आपके साथ डुबकी लगाऊंगा, आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। तो वीरेंद्र सचदेव तो आज गंदे पानी में डुबकी लगा लिए। उन्होंने कहा लो भाई मैं डुबकी लगा लिया, अब तुम भी लगाओ। और वहां पे 2-2 कुर्सी लगा दी गई है, एक केजरीवाल के लिए और एक आतिशी मारलेना के लिए। तो ये तमाशा वो चलता रहेगा। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि केजरीवाल काम नहीं करता। इस सरकार में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी काम हुआ, वो मनीष सिसोदिया ने किया और मनीष सिसोदिया को आपने साइड लाइन कर दिया। और हर चीज का अगर आप क्रेडिट लेते हो तो ये जो पानी गंदा पड़ा हुआ है वो क्रेडिट भी तो आपके सिर जी जाएगा। और ये घाट पे रखा गया है और कोई बता रहा है कि छठ तक रखा रहेगा। तो छठ के लिए तो वहाँ हजारों लोग आएंगे, वहाँ पे गंदे पानी में ही करते हैं ये लोग। हालांकि दिल्ली के लोग अब यमुना जाना बंद कर दिया, सब लोग अपनी छत पे ही करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की काहिली को एक्सपोज करने वाला एक अच्छा ट्रिक है। जी, आखिरी खबर में बात आरएसएस की। आरएसएस हिंदू समाज के बीच सद्भाव के लिए बड़ी पहल करने की तैयारी में है। अब तक समरसता मंच जैसे कार्यक्रमों के जरिए हिंदू समाज की सभी जातियों तक पहुंच बनाने की कोशिश को आरएसएस और तेज करने वाला है। इसका क्या तरीका होगा और कैसे समाज में समावेशी माहौल बनाया जाए, इसके लिए 2 दिनों का मंथन मथुरा में होना है। यह बैठक 25 और 26 अक्टूबर को होने वाली है। खबर है कि इस बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति, आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर आयोजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नियम की मांग समेत कई मसलों पर चर्चा की जाएगी। कितना अहम है ये बैठक आरएसएस की तरफ से जो आयोजित की जाएगी? देखिए, एक बात समझ लीजिए, इस देश में अगर आरएसएस जैसे संगठन अगर नहीं होते तो ये जो हिंदू धर्म से कन्वर्ट होकर के इधर उधर जो चले गए हैं वो आपका जीना मुश्किल कर चुके होते हैं। प्लेन बात है, ये हकीकत है। जिस तरीके से ये कन्वर्ट हुए हिंदू प्रोसेशन के ऊपर पत्थर मारते हैं, सर तन से जुदा करते हैं, रोज हो रहा है, हर जगह हो रहा है। बहरीच में क्या हुआ? तो ये जो कन्वर्टेड हिंदुओं का जो आतंक है उससे आरएसएस ही देश को बचाएगा। और इसलिए ये कार्यकारिणी की जो बैठक है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें तय होनी है। लेकिन मीडिया में तो पहले ही खबर आ गई कि योगी आदित्यनाथ वहाँ गए हुए थे, 2.5 घंटे इस शिविर में जो है वहाँ पे वो समय वहाँ बिताए। मोहन भागवत जी के साथ 45 मिनट 1-to-1 बंद कमरे में बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई किसी को मालूम नहीं है, लेकिन बातचीत हुई। लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर आरएसएस के अंदर चिंतन होगा। राष्ट्रीय मुद्दा क्या क्या है? अभी ये है कि हिंदुस्तान में जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी और ये वामपंथी और ये तथाकथित इंडी अलायंस वाले, ये सेकुलर जमात, ये लोग करना चाह रहे हैं, वो हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो हिंदू बटे नहीं और कटे नहीं,
इसके लिए जो कुछ भी इंतजाम करना होगा आरएसएस उसकी तैयारी करेगा। दूसरी चीज, जो बहुत सारे मुद्दे जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो आरएसएस तो बहुत ही मुखर होकर के बीजेपी की सरकार को यह कह रही है कि भाई कुछ करो, भाई उनके आगे पीछे कोई नहीं, वहां तो वो खत्म कर दिए जाएंगे। और हिंदू जहां जहां इनकी संख्या घटी है वहां से बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं। तो बांग्लादेश की भी चर्चा होगी और आगे आने वाले समय में किस तरीके से हिंदुस्तान की राजनीति बदल रही है उसके ऊपर भी चर्चा होगी। क्योंकि आप देखिए, लोकसभा के चुनाव में आरएसएस वाले ने थोड़ी कुछ मतभेद था, मनभेद था, इस वजह से लोग ग्राउंड पे आए नहीं तो सीटें घट गई। हरियाणा में जहां बिल्कुल आप हार रहे थी बीजेपी, ये आरएसएस के लोग सामने आते हैं और वहां पे चुनाव जीत जाते हैं। तो महाराष्ट्र और झारखंड में कैसे क्या किया जाए उसके ऊपर भी चर्चा होगी, ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन जो कुछ भी है, लेकिन एक बात सही है, आरएसएस के देशभक्ति के ऊपर, उनकी नीयत के ऊपर और हिंदू समाज और हिंदू सभ्यता जो है उसको बचाने के लिए अभूतपूर्व काम ये लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंजामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।